शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। आपको याद होगा कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, दैट इज़ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या सिस्टम था, और उसके बाद हमने पढ़ा द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। तो आपको याद होगा कि जब हमने बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू काम किया जाता था। उसके बाद हमने डिस्कस किया कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। मैंने आपको बता दिया कि इंग्लैंड में फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश शुरू होना हुई 1730 से। तो और सबसे पहले कौन सी फैक्ट्री स्टार्ट होगी? दैट वाज कॉटन फैक्ट्री। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होने लगा 1730 से। और फिर मैंने आपको बता दिया कि जो फैक्ट्रीज थे उनमें पहले जब हम उसमें हमने बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था जो मर्चेंट्स थे वो कहाँ जाते थे? कंट्री साइड में, विलेज अर्बन एरियाज में जाते थे, सॉरी रूरल एरियाज में जाते थे। लेकिन अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब ये टाउन में स्टार्ट हो गए। अब ये फैक्ट्री जो टाउन्स में शुरू हुआ और मर्चेंट्स ने वहाँ जाना छोड़ दिया। कहाँ? विलेज में छोड़ दिया। अब पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हम पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, सॉरी। तो हम देखेंगे कि कैसे ये चेंज आ गई, इंडस्ट्रियल चेंज कैसे आ गई, इसका इम्पैक्ट क्या था, क्या क्या हुआ इसमें, क्या कौन कौन सी चेंज आई। तो इसमें चार चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ। इसमें हम 4 पॉइंट्स इसके हैं कि क्या क्या हुआ इसमें। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो चेंज आई थी, इंडस्ट्रियल चेंज जो आई थी, द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर कर्नली कॉटन एंड मेटल। तो पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो इंडस्ट्री आई थी दैट वाज कॉटन। अब इसके साथ मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटेन में कौन कौन से कॉटन एंड मेटल। क्यों? व्हाट वाज द रीज़न फॉर मेटल इंडस्ट्री क्यों आ गई? क्योंकि ग्रोइंग एट ए रैपिड cotton was leading sector in the first phase of industrialization up to 1840s। फर्स्ट फेज में, जो फर्स्ट फेज था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, दैट वाज फ्रॉम 1930 टू 1840 तक। कौन कौन सा था? दैट वाज कॉटन इंडस्ट्री। उसके बाद क्या हुआ? द एरा ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लेड द वे। अब कौन सा आ गया एरा, कौन सा आ गया, अब कौन सा फेज आ गया? दैट वाज आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील का मतलब क्या था? आयरन और स्टील क्यों लाना था? क्योंकि रेलवेज बनाने थे, और रेलवेज के लिए आपको क्या चाहिए था कि आयरन और स्टील की डिमांड बढ़ गई। रेलवे जो बनानी थी, पुल्स जो ब्रिज बनाने थे, और जो बाकी भी क्योंकि अब हम कॉटन की मदद से तो रेलवे ट्रैक्स नहीं बनाएंगे, हम तो ब्रिज बनाने उसके लिए हम कोई और चीज़ लकड़ी का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दैट वाज द रीज़न कि दिस आयरन और स्टील की ज़रूरत पड़ी। और ये जो 1840 टू 1860, इसमें ज़्यादा डिमांड किसकी बढ़ गई? आयरन और स्टील की। कहा जाता है कि ब्रिटेन ये जो एक्सपोर्ट कर रहे थे आयरन एंड स्टील, ये अप टू 77 मिलियन पाउंड्स, 77 मिलियन पाउंड्स। तो दैट मीन्स ये डबल हो गया था, ये डबल हो गया था, क्योंकि इसमें कॉटन की 22, फिर उसके बाद ये लगभग 40 के आसपास पहुंच गई, और स्टील और आयरन की जो डिमांड है वो डबल हो गई। दैट वाज 77 मिलियन पाउंड। अब आपने देखा कि क्या चेंज आ गई कि पहले कॉटन इंडस्ट्री थी, कॉटन के बाद ये जो फर्स्ट फेज था कॉटन इंडस्ट्री का, ये बहुत ज़्यादा चला। लेकिन उसके बाद क्या आ गया
उसके बाद आ गया स्टील, या हम सिंपली कहेंगे इसके बाद कौन सा आ गया, आयरन एंड स्टील जो आ गया, उसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए आयरन और स्टील की ज़रूरत पड़ी। और इसका जो अब डिमांड बढ़ गई, आयरन और स्टील की ज़्यादा बढ़ गई, और आयरन और स्टील एक्सपोर्ट होता था 7 मिलियन पाउंड्स, ये एक्सपोर्ट होता था, जो डबल था किससे, सॉरी, दिस कॉटन एक्सपोर्ट से। सेकंड फेज ये था, सेकंड चीज़ जो इसमें हम देखेंगे, दैट इज कि द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो चला करती थी, उनको डिस्प्लेस नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वो जहाँ पे थे वो भी काम कर रहे थे, उनसे भी काम लिया जाता था। जो इससे पहले आप कह सकते हैं कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, उनसे भी काम लिया जाता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी उतनी नहीं बढ़ी थी, उनसे भी काम लिया जाता था। लेस देन 20% टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो कितने? लेस देन 20%। अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे, अगर हम वहाँ पे भी 100 लेबर्स थे जो ये काम करते थे, कौन, कॉटन या इंडस्ट्री, कॉटन, आयरन, स्टील या किसी और काम में वो इन्वॉल्व थे, तो उसमें से सिर्फ कितने, 20 से कम लोग किस में काम करते थे, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर थे, और बाकी जो लोग थे वो कहाँ, वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम उनका चल रहा था उस पर वो इन्वॉल्व थे। टेक्सटाइल वाज द डायनेमिक सेक्टर बट नॉट अ लार्ज portion of the output was produced not within the factory but outside with domestic units। जो छोटे छोटे डोमेस्टिक यूनिट्स बनाए गए घरों में, जो यूनिट्स बनाए गए थे जो घरों में काम होता था, उससे वो वहाँ पे एक ज़्यादातर कॉटन प्रोड्यूस किया जाता था। अब आपको ये क्लियर हो गया कि सेकंड पॉइंट में कि हमने क्या डिस्कस किया, कि न्यू इंडस्ट्रीज जो थी उन्होंने पुरानी इंडस्ट्रीज को ख़त्म नहीं किया, और जो मैन फोर्स है वो सिर्फ 20%, लेस देन 20% किस में, टेक्नोलॉजिकली जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर उसमें काम किया करते थे। अब थर्ड जो हमारा है कि थर्ड में क्या था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिड नॉट रिमेन एंटायरली स्टैग्नेंट। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे वो स्टैग्नेंट नहीं रही। क्यों नहीं रही स्टैग्नेंट, क्यों नहीं रही? व्हाट वाज उन्होंने क्या किया कि हम उनको कह सकते कि वो स्टैग्नेंट नहीं रही। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशंस टुक प्लेस। उन्होंने छोटी छोटी इनोवेशन जो थी, ऑर्डिनरी जो वह उनको उस टाइम की ज़रूरत थी। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि पहले पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि जब हम कोई काम किया करते थे तो ज़्यादातर उसमें मैनुअल वर्क लगता था, हाथों से काम किया जाता था। लेकिन उसके बाद हम जो हमारे पुराने लोग थे उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जिससे आदमी का काम आसान हो गया। तो उन्होंने वैसे ही इसमें जो डोमेस्टिक यूनिट्स थे उन्होंने छोटी छोटी इनोवेशंस की थी जिससे उनका काम आसान हो गया। Ordinary and small innovations were on the basis of the growth in many mechanized sectors such as food processing। कहाँ कहाँ पे ये हो गई? फूड प्रोसेसिंग में, बिल्डिंग, पोर्ट, गिलास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स। तो इन चीज़ों में ये काम हो गए। पोल्ट्री जो सिस्टम था उसमें हो गया, फूड प्रोसेसिंग में हो गया, बिल्डिंग ग्लास वर्क जो था, जो स्मॉल लेवल पे किया जाता था, उनमें छोटी छोटी चेंजेस आ गई जिससे उन्होंने अपना काम चलाया ताकि वो भी मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेचे। और फोर्थ वन जो था, फोर्थ वन क्या था? टेक्नोलॉजिकल चेंज अकर्ड स्लोली। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के वो स्लोली आ गए। क्यों? they did not spread dramatically across the industrial landscape
उसमें वजह क्या थी, द न्यू टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव। जो नई टेक्नोलॉजी, जो नई चीज़ें आती थी, वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव थी। और जो मर्चेंट्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट्स, वो बहुत ही कॉशियस अबाउट यूजिंग ऑफ इट, उसका इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा कॉशियस थे। वजह क्या थी? क्योंकि वो जो चाहते थे कि अगर हम कोई ऐसी मशीन लाएं, अगर उसको लगाने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम हो गई, तो या इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, इसकी जो वैलिडिटी है, उसका ख्याल रखते थे, क्या ये मशीन चलेगी कि नहीं चलेगी। दैट इज़ वाई कि वो ज़्यादातर एडवांस्ड जो मशीन से वो लगाने में कतराते थे। वो उनको ये डर था कि उसको लगा के अगर वो मशीन ना चली तो उससे हमारा नुकसान हो जाएगा। और एक और बात उसमें क्या थी, रिपेयरमेंट ऑफ मशीन्स वर कॉस्टली, कि अगर वो मशीन ख़राब हो जाती और वो ब्रोक डाउन हो जाते तो उसका जो रिपेयरमेंट, उसको ठीक करने में उसको बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। दे वर नॉट एन इफेक्टिव एज देयर इनोवेटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम। तो जो वो क्लेम करते थे, उसके जो मैन्युफैक्चरर्स थे या जो उनको बनाने वाले थे, वो जो क्लेम करते थे कि ये ऐसे चलेगी, उतना वो नहीं चलता था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थे। तो अब आपने देखा कि जो हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट हमने देखा कि जो इंडस्ट्रीज थे वो पहले कॉटन की थी, उसके बाद जो फर्स्ट फेज़ था वो पूरा कॉटन का था, उसके बाद आयरन एंड स्टील आ गया। फिर मैंने आपको बता दिया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने पुरानी जो इंडस्ट्री उनको डिस्प्लेस नहीं किया। सिर्फ 20% लोग जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल सेक्टर था उसमें वो काम किया करते थे। फिर मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ वो जो थे वो स्टैगनेंट नहीं रही, उन्होंने भी छोटे छोटे इनोवेशन की ताकि उनका भी काम चले। फिर मैंने आपको बता दिया कि टेक्नोलॉजिकल चेंज जो वो स्लोली ओकर हो गई, क्यों एक साथ नहीं हो, क्योंकि वो जो मशीन्स लगाते थे, उन वो जो मर्चेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल, वो डरते थे। क्यों? ताकि वो जो चीज़ें इस्तेमाल करें, क्या पता कल को वो ना चली, तो इस बात का उनको बहुत डर रहता था। और उसको लगाने के बाद अगर वो ख़राब हो जाती थी तो उनको क्या, उनकी रिपेयरमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, कॉस्टली हो जाता था। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा कि स्टीम इंजन जो जेम्स वॉट ने बनाया था, तो उसमें के स्टीम इंजन कब बना था? 1781। तो उसके जो इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड थे, मैथ्यू बोल्टन, उसने न्यू मॉडल बनाया जो सालों तक कोई उसका खरीदार नहीं आया। तो अगर हम शुरुआत की बात करेंगे कि 19 सेंचुरी में वहाँ पे सिर्फ 321 जो स्टीम इंजन्स थे ऑल ओवर इंग्लैंड में थे। आप कहेंगे कि इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो कहाँ से शुरू हुआ था? इंग्लैंड से शुरू हुआ था। तो ऑफ दीज 80 वर इन कॉटन इंडस्ट्रीज। कहाँ कहाँ पे थी? 321 में से 80 कहाँ पे थी? कॉटन इंडस्ट्रीज में, 9 इन वूल इंडस्ट्री एंड रेस्ट इन माइनिंग। जो बाकी जो रहते थे वो कहाँ पे? माइनिंग इंडस्ट्रीज में थे। अच्छा, canal workers and iron workers. Steam engines were not used in any of the other industries till much later in the century. बाकी जो इंडस्ट्रीज थी उनमें स्टीम इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि लोग डरते थे। मैंने जो आपको पहले ही बताया कि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या मर्चेंट्स, वो डरते थे उनका इस्तेमाल करने से, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर ये ख़राब होगी तो हमें रिपेयरमेंट करने के लिए बहुत कुछ पैसा देना पड़े आगा। तो अब आपने देखा कि क्यों जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था वो क्यों स्लो रहा, वो क्यों नहीं फास्ट चला। रीजंस आपको मैंने बताए। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हम देखेंगे हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि हैंड लेबर और स्टीम इंजन, स्टीम पावर क्या क्या था, उसमें डिफरेंस क्या थी, कैसे वो काम करते थे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।